नमस्कार, मैं अनिता चौधरी और आप सभी का स्वागत है। आजकल आसाम सुर्खियों में है और हमारे साथ प्रमोद बौरे जी हैं, जो कि आसाम की बेहद ही इम्पोर्टेंट काउंसिल, बीटीसी जिसको बोलते हैं, बोडोलैंड काउंसिल, उसके चीफ हैं, बीजेपी के अलायंस पार्टी हैं, यूपीपीएल के मुखिया हैं। सबसे पहले मैं सर आपसे आसाम से जुड़ी सवालों को बात करूंगी। आसाम आजकल सुर्खियों में है दो कारणों से। एक तो आपके नए सीएम जो है बहुत अग्रेसिवली काम कर रहे हैं वहाँ के कल्चर को रिस्टोर करने के लिए। दूसरा, मिजोरम को लेकर भी अभी फिलहाल जो रोज चल रहा था, हालांकि वो खत्म हो चुका है, लेकिन ये बॉर्डर इशू जो है आए दिन आते रहते हैं। किस तरह से आप लोग उसको हैंडल कर रहे हैं? देखिए, ये जो आपका मिजोरम इशू है, ये कोई नया इशू नहीं है। काफ़ी डिकेड से ये चल रहा है कि 70s में नॉर्थ ईस्ट का जो सेवन सिस्टर है वो बना है। इससे पहले आसाम नाम से ही सारा वो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एक थे। तो उसके बाद जो है हिस्ट्रिकल कुछ बातों को लेके तो सब लोग बोल रहा है कि ये सीमा हमारा है, वो सीमा हमारा है। हिस्ट्री के लिए आपका राजा ने यहाँ तक सोरा था, मेरा राजा ने यहाँ तक लिया था, ऐसा बोल के थोड़ा सा लोगों को ये सारा बातें हो रहा है। लेकिन वास्तव में देखें तो आज के टाइम में ये सारा जो ज़मीन है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, वो इंडिया का है और हम सब लोग इंडियन है और इंडिया के हम लोग इंटीग्रेट पार्ट है। तो आपस में जो बॉर्डर का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इसको हम लोग को मिलजुल के ठीक करना है। और वो बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो हमारे लिए कोई फायदा करने वाला नहीं है, वो हमारा नुकसान ही करने वाले हैं। तो इसीलिए जो है ये डिस्प्यूट को जल्दी ही रिजॉल्व करना चाहिए, ताकि आप 2 किलोमीटर आसाम में आए, 2 किलोमीटर में मिजोरम में जाए, 1 किलोमीटर मेघालय में जाए, 1 किलोमीटर आसाम में आए। तो पहले भी एक साथ ही था, तो एक मिलजुल के इसको खत्म करना है। मैं ऐसा मानता हूँ हो जाएगा एक टाइम पे। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अभी जो है सब में डर है थोड़ा थोड़ा, और इसमें थोड़ा पॉलिटिक्स भी आ जाता है कि ऐसा क्यों हो कि अमित शाह के जाते ही ये मामला जो है इतना तूल पकड़ लिया, इतना ज्यादा? अमित शाह जी का नोटिस में जाना और बॉर्डर डिस्प्यूट का मुझे नहीं लगता है वो बहुत ज़्यादा वो लिंक है, क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूट पहले से ही है। और मुझे पता नहीं है वो वहाँ क्या मीटिंग हुआ था, शायद इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी और काफ़ी इश्यूज के लेके हुआ था होगा, डेवलपमेंटल इशू भी होगा। लेकिन बॉर्डर डिस्प्यूट वो काफ़ी सालों से चल रहा है। इसमें मेरा बोलना ये है, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का जो सीएम लोग है, सब लोग एक साथ बैठ के इसका हल निकलना चाहिए। और इसमें ज़रूरत पड़े तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर या ऑनरेबल होम मिनिस्टर का सपोर्ट ले सकते हैं, अदरवाइज ऑल्सो। क्योंकि अभी देखिए, आप आसाम से सबको गुजरना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि आसाम सबसे बड़ा है और बाकी जो स्टेट्स है वो भी महत्व है हमारे लिए, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप किसी ना किसी पे आप थोड़ा थोड़ा डिपेंडेंट है। हम लोग को अगर ईस्ट के बाद सोचे आसाम वाले को, तो हम लोग को भी मिजोरम की तरफ जाना पड़ेगा या नागालैंड की तरफ। तो ये आपका ऐसा कोई बच्चे का खेल नहीं है। इसको जल्दी ही हल करके और ईच अदर हम लोग को सपोर्ट लेना है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है वो बहुत बिछड़े हुए है, बहुत पीछे है इन टर्म्स ऑफ आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, इकोनॉमी देखिए, एजुकेशन में मिजोरम थोड़ा अच्छा है, बाकी जो स्टेट्स का हाल इतना अच्छा नहीं है, सब में हम लोग पीछे है। तो इसलिए हम लोग को अभी काफ़ी साल लगा ये पीस लाने के लिए, क्योंकि वहाँ काफ़ी अंडरग्राउंड है, मूवमेंट था। अभी भी मणिपुर में कितना अंडरग्राउंड ग्रुप्स है, नागालैंड का सोल्यूशन अभी तक नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बॉर्डर में अगर 1 किलोमीटर जमीन आसाम में आ जाता है, 1 किलोमीटर जमीन तो मेघालय में जाता है, उसमें बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आप क्योंकि बीटीसी से हैं, कोकराझार जो है और बाकी कुछ एरिया जो है वो पश्चिम बंगाल से भी लगता है, और जब इलेक्शन के बाद वहाँ पे हिंसा हुआ था तो बहुत सारे जो हिंदू हैं माइग्रेंट्स वो आपके काउंसिल में शरण लिए थे। हाँ। उनकी क्या सिचुएशन है अभी? क्या उनको लोग चले गए हैं, वहाँ आए थे, हम लोग उनको सेंटर दिया था, हमारे साथ वो लोग रहे थे। हमारा तो वहाँ बंगाल से भी आता है, अरुणाचल भी आता है और इसके साथ भी आता है, क्या है
भूटान के साथ। तो हमारा बॉर्डर में कोई डिस्प्यूट नहीं है, हमारा तो इंटरनेशनल बॉर्डर ही आता है। और सुबह उठ के हम लोग जो है भूटान में चाय पीने जाते हैं, भूटान वाले भी हम लोग के वहाँ पोर्क खरीदने आता है। तो ये तो काफी सालों से है। अभी मुश्किल ये हो रहा है, भूटान में जो है वो राजा का देश है, अभी डेमोक्रेसी हो गया, बहुत स्ट्रिक्ट है। तो हम लोग का बॉर्डर एरिया में जो लोग बसते हैं, कोई भी समुदाय का हो, वो लोग डिपेंडेंट ऑन भूटान। भूटान के छोटा छोटा जो टाउन है वहाँ काम करने जाते हैं। तो अभी लॉकडाउन की वजह से 1 साल वो लोग वहाँ जाने को मौका नहीं मिला, तो उनका काम धंधा अभी नहीं है। तो इसीलिए जो है इनका बच्चे लोग ट्रैफिक हो रहा है, वो लोग भाग के कहीं जा रहा है, ऐसा इशू आ रहा है। अदरवाइज मुझे तो लगता है कि वर्ल्ड में अगर सबसे पीसफुल अगर बॉर्डर है तो भूटान इंडिया बॉर्डर है अभी। हाँ। लेकिन कभी किसी जमाने में ये बोडोलैंड जो था काफ़ी अग्रेसिव था, काफ़ी गन पॉइंट पे रहता था। 2003 के बाद आपके प्रतिद्वंदी जो हगरामा मोइराली हैं उन्होंने सरेंडर किया, उसके बाद थोड़ी पीस आनी शुरू हुई। और लेकिन धीरे धीरे हगरामा मोइराली का वर्चस्व भी खत्म हुआ। हमने देखा कि यूपीपीएल सामने आया और पिछले इलेक्शन में हगरामा की पार्टी को आपने बिल्कुल खात्मा कर दिया। नहीं, ये पॉलिटिकल आप एंगल से बोल रहे हैं। जो पीस है वो उस टाइम परमानेंट पीस नहीं आया था। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ असम एक होलिस्टिक अप्रोच लिया था। 2003 में एकॉर्ड करके बहुत अच्छा काम किया। लेकिन वायलेंस जो है उसके बाद और बढ़ गया था। जब हगरामा मोइराली जी सीट थे काउंसिल के, उस टाइम में भी 2007, 8, 9, 10 में 150 से ज्यादा लोग मर गए। तो वो सब गान से मारा गया था। तो उस टाइम भी परमानेंट पीस नहीं आया था। और 2005 में एनडीपी ने ये किया, आपका पीस प्रोसेस में आया। और 2020 में 27 जनवरी में सारा एनडीपी का जो ग्रुप से एक साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन सब मिलके एग्रीमेंट किया। तो उसके बाद परमानेंट पीस आ गया। और फिर कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले छोटा सा ग्रुप फिर जंगल में चला गया। और उनको अभी का असम का सीएम जो है डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा और सब लोग मिलके, हम लोग भी थोड़ा कोशिश किए, सब लोग मिलके फिर वो छोटा टीम को भी अभी अंदर लाया है, मतलब पीस प्रोसेस में लाया है। तो अभी बोडोलैंड में कोई भी ऐसा आर्म्स ग्रुप नहीं है। सिर्फ आदिवासी का कुछ छोटा छोटा ग्रुप है और केएलओ का 2-3 आदमी होगा, तो ऐसा है। बाकी बोडो में जो है वो कोई ऐसा ग्रुप नहीं है। और पहले का जो एग्रेसिव था वो अभी बंद हो गया। और पॉलिटिकल सेंस ये है कि जो हगरामा जी का 17 साल का जो लोगों का एक्सपीरियंस था वो अच्छा नहीं था। उसमें कोई नया इंस्टीट्यूशन नहीं बना था, इकोनॉमिक पूरा डूब गया था, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से नहीं हुआ था। तो यूथ को लेके स्टूडेंट सब लोग नाराज थे, फार्मर्स नाराज थे। तो सबको लेके जो है ये बदल गया है गवर्नमेंट। और अभी हम लोग के ऊपर सब रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गया कि आगे इसको कैसे लेके जाए। हगरामा को लेके क्या बोलेंगे, क्योंकि पिछली बार तो इलेक्शन में वो बिल्कुल खत्म से नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बीटीसी पे उनकी काफी लायबिलिटीज हैं। हाँ, बीटीसी में अभी आप देखिए लगभग 3000 करोड़ का लाइबिलिटीज है। वो छोटा सा काउंसिल है, हर साल 500 करोड़ 600 करोड़ ही वहाँ आता है। तो वो उसको क्या किया, उसको क्रॉस करके आप 1000 करोड़ किसी डिपार्टमेंट में लाइबिलिटी कर दिया, 200, 300, 500 करोड़ लाइबिलिटी वो लोग किया। तो वो सारा जो है वो पैसा करप्शन में गया है, काम में नहीं लगा है। तो वो बहुत मतलब क्या है, एक बोले तो वेरी इलीगल काम वो लोग ने किया है उस टाइम में। इसलिए अभी हम लोग को भुगतना पड़ रहा है। अभी काउंसिल में जो है फंड नहीं है काम करने के लिए, इसलिए हम लोग को खुद को दिल्ली भागना पड़ रहा है, किसी को अप्रोच करना पड़ रहा है। क्योंकि अभी वहाँ का एजुकेशन का जो सिचुएशन है बहुत बुरा है। एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि स्कूल्स बने थे 40, 30, 50 ईयर्स पहले, वो सारे स्कूल जो है अभी टूट गया है। तो जो सड़कें बनाए थे काफी साल पहले वो टूट गया है। काफी ब्रिजेस चाहिए। जो आंगनबाड़ी का जो वो होना चाहिए सेंटर, वो सेंटर वगैरह नहीं है। और ऑफिसेस जो पहले बनाया था 20-25 साल पहले, वो भी मतलब डैमेज हो गया है। तो सारे तरफ से जो है बहुत बुरा हाल में है। तो इसीलिए हम लोग असम गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार से अपील कर रहे हैं कि वो सारा चीजों को करने के लिए हम लोग को कुछ सपोर्ट चाहिए होगा। तो क्या केंद्र सरकार बजट पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव है। वो कोविड की वजह से काफी चीजें जो है लास्ट बजट में नहीं हुआ है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले बजट में वो सारा हो जाएगा। अच्छा,
ऐसी खबर आ रही है कि हगरामा बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, तो आपके लिए कितना फायदा कितना नुकसान है? देखिए, मेरा जो मैथमेटिक्स है इसमें हगरामा कहीं भी नहीं है। तो हगरामा जी का जो 17 साल का काम था उसको लेके सब लोग नाराज था, तो इसीलिए मुझे आना पड़ा। और पॉलिटिक्स मेरा एम नहीं था, ये मेरा लाइफ का एजेंडा भी नहीं था, और ये मेरा पैसा भी नहीं है, ये मेरा निशा भी नहीं है। तो पॉलिटिक्स मेरे लिए एक प्रोजेक्ट है। वहाँ के जो 32 लाख पॉपुलेशन है उसको एक गुड गवर्नेंस देना है, उनके लिए थोड़ा सा काम करना है। तो इसीलिए मैंने पॉलिटिक्स में ज्वाइन किया। तो अभी जो है हगरामा कहाँ जाएगा, कहाँ आएगा, कौन इसको लेगा, कहाँ बिठाएगा, सोने के कुर्सी में बिठाएगा ना चांदी के कुर्सी में बिठाएगा, उससे मेरा कुछ मतलब ही नहीं है। मेरा मतलब है वहाँ के लोगों से। वहाँ काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बौद्धो मुसलमान के बीच हुआ, आदिवासी बौद्धों के बीच में हुआ, काफ़ी जो है वहाँ सामाजिक समस्याएं हुए थे। अभी बहुत सारे लड़की को ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, वहाँ जो है रोजगार नहीं है, वो सारे चीज़ें मेरे लिए फोकस है। तो इसीलिए मेरा दिमाग में ये सारा चीज़ घुसता नहीं है। कल अगर कोई बीजेपी हम लोग को छोड़ देगा, वहाँ भी मेरा कोई इतराज नहीं है। मेरा एजेंडा ऐसा ही बनता है। मेरा जहाँ तक मेरा टारगेट है मैं उसको फुलफिल करता ही हूँ, क्योंकि मैं मूवमेंट से आया हूँ। लास्ट क्वेश्चन कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को लेकर बीटीसी के लिए क्या सोचते हैं, क्या प्लानिंग है? अभी हम लोग जो फाइनेंशियल जो एनामोलीज है उसको ख़त्म करने के लिए सोच रहा हूँ। एक गुड गवर्नेंस के लिए हम लोग सोच रहे हैं। ये सारा जो लाइबिलिटीज है इसको ऑडिटिंग करने के लिए हम लोग कुछ लगाया है टीम। और बोडोलैंड गवर्नमेंट को डिजिटाइज करना चाहता हूँ ताकि कोई करप्शन इसमें कम हो। और हर डिपार्टमेंट में हम लोग कुछ अलग सा योजना बना रहे हैं, जैसे कि बोडोलैंड एजुकेशन मिशन, बोडोलैंड एग्रीकल्चर मिशन, बोडोलैंड लाइवलीहुड मिशन, बोडोलैंड स्किल डेवलपमेंट मिशन। ऐसा हम लोग कुछ अलग थोड़ा साइंटिफिक मिशन बना रहे हैं। तो उसको करते ही हम लोग काम में लग जाएंगे। और हम लोग का वहाँ ज़्यादा पोटेंशियल है लाइफ स्टॉक में, इसीलिए हम लोग एक प्लानिंग कर रहे हैं कि बोडोलैंड से कि 2 साल के बाद 1 लाख जो पोर्क है पर डे वो सप्लाई होगा। और 35,000 जो है मटन, किलो मटन हम लोग से वहाँ सप्लाई होगा। और हम लोग टारगेट कर रहे हैं कम से कम 1 करोड़ जो है अंडा डेली प्रोडक्ट करने के लिए, ताकि लोगों को रोजगार भी मिले, खाना भी मिले। या थैंक यू। तो ये हमारे साथ प्रमोद बारू थे। ये बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इसके साथ ही जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।